सोचिए जरा, देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है, जैसे युद्ध छिड़ गया हो या देश के अंदर ही कोई बड़ी बगावत हो जाए। अब ऐसी हालत में सरकार क्या करती है? भारतीय संविधान में इसी सवाल का जवाब है आपातकालीन प्रावधान। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो देश को बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन हाँ, इनका इस्तेमाल हमेशा से ही विवादों में भी रहा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही कि ये आपातकाल है क्या, फिर इसके अलग अलग प्रकार जैसे कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जब इमरजेंसी लगती है तो हम आम नागरिकों के अधिकारों का क्या होता है, और सबसे जरूरी, क्या इन शक्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई इंतजाम है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये आपातकालीन प्रावधान है क्या? अच्छा, इसको समझने के लिए इन्हें संविधान का एक सेफ्टी वॉल्व समझ सकते हैं। जैसे एक प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है ना, जो बहुत ज्यादा प्रेशर बनने पर कुकर को फटने से बचा लेता है, बस ठीक वैसे ही ये प्रावधान देश को युद्ध, बाहरी हमले या अंदरूनी बगावत जैसे मुश्किल हालातों से बचाने के लिए बनाए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोई भी लोकतंत्र, कोई भी डेमोक्रेसी बुरे से बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कैसे करती है, और हमारे संविधान में इसका जवाब दिया गया है। ये हमें एक पूरा ढांचा देता है कि जब सब कुछ सामान्य ना हो तो देश को कैसे चलाना है। यहीं से इन खास शक्तियों की जरूरत और उनका मकसद सामने आता है। तो ये प्रावधान असल में है क्या? ये अंग्रेजों के समय के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इनका सीधा सा मतलब है केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा शक्तियां देना, ताकि देश की एकता और सुरक्षा को हर हाल में बचाया जा सके। इमरजेंसी के दौरान भारत का जो संघीय ढांचा है, मतलब जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी होती हैं, वो एकात्मक बन जाता है। सारी बड़ी शक्तियां सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती हैं। संविधान में मोटे तौर पर 3 तरह के आपातकाल बताए गए हैं, और ये तीनों अलग अलग तरह के संकटों के लिए हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्यों में लगने वाला राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली आपातकाल की। ये है राष्ट्रीय आपातकाल, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये तब लगाया जाता है जब पूरा का पूरा देश ही खतरे में हो। तो सवाल ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है। इसके लिए संविधान में 3 आधार दिए गए हैं: युद्ध, बाहरी हमला या सशस्त्र विद्रोह, मतलब देश के अंदर ही हथियारों के साथ बगावत। एक और दिलचस्प बात है, राष्ट्रपति को असल में हमला होने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि खतरा बेहद नजदीक है तो वो पहले ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। 1975 की इमरजेंसी के बाद 44वां संशोधन ने इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नियमों को बहुत कड़ा कर दिया। देखिए, पहले आंतरिक अशांति जैसा एक बहुत गोलमोल शब्द इस्तेमाल होता था, जिसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और अब सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर इमरजेंसी नहीं लग सकती, नहीं, इसके लिए पूरी कैबिनेट को लिखित में सिफारिश देनी पड़ती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी मिनर्वा मिल्स केस में ये साफ कर दिया कि इमरजेंसी की घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसका मतलब, अगर सरकार ने गलत इरादे से या बिना किसी ठोस वजह के आपातकाल लगा दिया तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। वैसे भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल सिर्फ 3 बार ही लगाया गया है। 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय, लेकिन 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जो इमरजेंसी लगी थी, उसे आज भी भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय माना जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ये तब होता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाती। ये वो प्रावधान है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और जो सबसे ज्यादा विवादों में भी रहा है। सोचिए, संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ये उम्मीद जताई थी कि ये अनुच्छेद एक डेड लेटर की तरह होगा, मतलब एक ऐसा कानून जिसका इस्तेमाल शायद ही कभी किया जाएगा। लेकिन हकीकत में हुआ इसका ठीक उल्टा। इसके लगातार गलत इस्तेमाल को देखते हुए आखिरकार 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इतने कड़े नियम बना दिए ताकि केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर न कर सके।
लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इमरजेंसी लगती है तो हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या होता है? इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? देखिए, यहाँ दो बहुत जरूरी अनुच्छेद हैं, 358 और 359। अनुच्छेद 358 के तहत जैसे ही बाहरी हमले के आधार पर इमरजेंसी लगती है, अनुच्छेद 19 यानी बोलने की आज़ादी अपने आप सस्पेंड हो जाती है। दूसरी तरफ है अनुच्छेद 359, जिसके तहत राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके दूसरे मौलिक अधिकारों के लिए अदालत जाने का रास्ता बंद कर सकते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अब अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी हाल में नहीं छीना जा सकता। 1975 की इमरजेंसी के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया था, उस वक्त जस्टिस HR खन्ना अकेले थे जिन्होंने कहा था कि जीने का अधिकार किसी भी हाल में नहीं छीना जा सकता। उनकी वो हिम्मत भरी असहमति, वो डिसेंट बाद में जाकर कानून बना और आज ये हमारे लोकतंत्र की नींव का एक मजबूत पत्थर है। तो क्या इन शक्तिशाली प्रावधानों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपाय हैं? जी बिल्कुल हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चेक्स एंड बैलेंस आखिर क्या हैं। तो अब इमरजेंसी की शक्तियों पर लगाम कसने के लिए एक तरह से 3 लेवल का सेफ्टी सिस्टम है। सबसे पहले कैबिनेट की लिखित मंजूरी चाहिए, फिर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से इसे पास कराना होता है और आखिर में अदालतें भी इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती हैं। ये तीनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ देश हित में ही हो। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये आपातकालीन प्रावधान लोकतंत्र के रक्षक हैं या उसके लिए खतरा? देखिए, ये देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन ये नागरिकों की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम भी पैदा करते हैं। और शायद सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच इसी संतुलन को साधना ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी खूबसूरती है।